गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। वेरी गुड इवनिंग रजनी जी, निधि जी, रेनू जी, सुनील जी, सभी को नमस्कार। टॉपिक चल रहा है हमारा एडजस्टमेंट समायोजन टॉपिक चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम समाप्त करेंगे। अब तक इस टॉपिक में मैं क्या पढ़ा चुका हूं, एडजस्टमेंट का अर्थ मैं आप लोगों को बता चुका हूं, समायोजन की प्रक्रिया प्रकृति क्या होती है इसको मैं समझा चुका हूं, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कुसमायोजन को ले जाने वाले कारक कौन से होते हैं, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। और आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधियां मैं आपको बता चुका हूं, अप्रत्यक्ष विधियों में प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं मैं कंप्लीटली समझा चुका हूं। कुछ गौण मानसिक मनोरचनाएं बची हुई हैं, इन पे पर्सन चांसेस कम होते हैं, लेकिन 3-4 युक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो मैं क्लासरूम में आपको बताऊं। किताबें मैंने कुछ ज्यादा भी डाल रखी हैं, वो आपको सब नहीं देखनी है। और एक कुसमायोजित बच्चों की विशेषताएं या अपोजिट आपको पूछे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं, थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो शायद प्रत्यक्ष विधियां कंप्लीट होने के बाद अप्रत्यक्ष विधियों में अपन प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं पढ़ चुके थे। प्राथमिक कंप्लीट हो गई थी और गौण मानसिक मनोरचनाएं पढ़ रहे थे। कौन से पढ़ रहे थे अपन? गौण मानसिक मनोरचनाएं अपन समायोजन टॉपिक में पढ़ रहे थे। तो मानसिक मनोरचना यानी गौण अप्रत्यक्ष विधियां कौन सी हैं? इसमें मैंने 3 युक्तियां आप लोगों को पढ़ा दी थी। कौन कौन सी युक्तियां पढ़ाई थी? एक मैंने आपको क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन कंप्लीट पढ़ा दिया था कि क्षतिपूर्ति क्या होती है, किसी कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लेना, ये क्षतिपूर्ति होता है, कॉम्पेंसेशन होता है। दूसरी मैंने आपको आत्मीकरण आइडेंटिफिकेशन इसमें समझा दी थी। आत्मीकरण आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को आदर्श मानते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप वो नहीं बन पाते हैं, तो उस आदर्श व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दोगे, ये आइडेंटिफिकेशन है। और तीसरा मैंने आपको अंतःक्षेपण, ठीक है ना, अंतःक्षेपण को आप अंतर्वेशन भी कह सकते हैं, याद रखना, अंतःक्षेपण अंतर्वेशन एक ही बात है। इंट्रोजेक्शन यानी इसमें अपन जिस व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, आप वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा वो कर रहा है, मतलब अपने आप को वही डिक्लेयर कर देते हो आप कि मैं तो वही इंसान हूं। ये अंतःक्षेपण या अंतर्वेशन है। तो ये 3 युक्तियां मैं पढ़ा चुका हूं, क्षतिपूर्ति, आत्मीकरण और अंतःक्षेपण, ठीक है। ये 3 युक्तियां हम पढ़ चुके हैं। अब आगे की जो युक्तियां हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, उनको मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, ठीक है। क्षतिपूर्ति होगी, आत्मीकरण होगी, अंतःक्षेपण होगी। 4 नंबर पे चौथी युक्ति, गौण युक्तियां पढ़ रहे हैं, उसमें चौथी युक्ति है हमारी विलोपन, ठीक है। विलोपन इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हैं। इसको विनिवर्तित व्यवहार भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विनिवर्तित व्यवहार भी अपन इसको बोल सकते हैं, विनिवर्तित व्यवहार। इसको अपन पलायन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? पलायन भी बोल सकते हैं और विनिवर्तित व्यवहार भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में अपन विड्रोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विड्रोल बोलेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इससे अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है, मुझे लगता नहीं कि आएगा, फिर भी मैं इसको समझा रहा हूं। विड्रोल करना क्या है, विलोपन क्या है? देखिए, विलोपन विनिवर्तित व्यवहार का मतलब ये होता है कि आपको ये लगता है कि मैं कोई कार्य करूंगा और ये कार्य करने से मैं असफल हो जाऊंगा, तो मैं उस कार्य को करूं ही नहीं। मतलब आपको ये लग रहा है कि भविष्य की कोई चीज है, यदि मैं इसको करता हूं तो मैं इसमें डेफिनेटली असफल होऊंगा, तो मैं उस कार्य से अपने आप को अलग कर लूं, विड्रोल कर लूं। ये विलोपन है, पलायन है, विनिवर्तित व्यवहार है। मान लीजिए मैंने स्कूल में हूं और मैंने नाम लिखा दिया दोस्तों ने जबरदस्ती कि स्पीच प्रतियोगिता में भाग लेगा 26 जनवरी 15 अगस्त पे। अब बच्चों ने मेरा नाम लिखा दिया, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन हो रही है, मुझे आज तक मैं स्टेज पे गया ही नहीं। तो जिस दिन प्रोग्राम होना है उस दिन मैं बीमारी का बहाना बना के स्कूल ही नहीं जाऊंगा। ये क्या है? विनिवर्तित व्यवहार है, ये विलोपन है। मतलब कि आपको ये लग रहा है कि मैं इस कार्य में असफल हो जाऊंगा, तो मैं वो कार्य करूं ही नहीं। मैंने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, तैयारी मैंने एक दिन की नहीं, एग्जाम का डेट आ गई, और एग्जाम की जब डेट आ गई, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो असफल हो जाऊंगा, तो बेटर क्या है कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊं, ठीक है ना। तो अपने आप को उस भावी असफलता से बचाने के लिए अपने आप को हटा लेना, ये विलोपन है।
विड्रोल है, ये पलायन है, भाग जाना, रणछोड़दास बन जाना कि गुरुजी मेरे से तो रीट क्लियर होगी नहीं, हर बार मेरे साथ तो यही होता है, मैं इससे अच्छा है कि मैं रीट दूं ही नहीं, ठीक है ना। तो ये रणछोड़दास बन जाना, आप ये एक प्रकार से विलोपन है, विनिवर्तित व्यवहार है, याद रखना। तो लिख ले, इसका लिखो तो, भावी असफलता से डरकर, भावी असफलता से डरकर उस कार्य से अपने आप को अलग कर लेना, भावी असफलता से डरकर उस कार्य से अपने आप को अलग कर लेना। जैसे जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, परीक्षा में फेल होने के भय से परीक्षा देने ही ना जाना, ठीक है ना। परीक्षा में फेल होने के भय से परीक्षा देने ही नहीं जाना, ये क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, विनिवर्तित व्यवहार हो जाएगा। सेकंड ग्रेड का कोर्स आपने लिया है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या, आपको टॉपिक कौन सा, कोई भी टॉपिक आधारित कर सकते हैं आप, और ज्यादा बेटर होगा कि आप लर्निंग या बाल विकास से करें, ज्यादा बेटर होगा। और फर्स्ट टॉपिक से भी कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जो बेसिक टॉपिक है उससे भी कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और विकास ज्यादा बेटर टॉपिक है। टेस्ट का टाइम टेबल जारी कर रखा है, जो ऑलरेडी अपने हैं चल रहे हैं वो तो ठीक है ना, इनका तो मैंने जारी कर रखा है। ओके, अगली युक्ति अपन चर्चा करेंगे। अगली युक्ति की चर्चा करेंगे अपन 4 नंबर 5 नंबर पे, नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार, या इसको अपन निषेधवाद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नकारात्मक व्यवहार या निषेधवाद भी कह सकते हैं, नेगेटिविज्म। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं वो इसको भी छोड़ सकते हैं, ये प्रश्न नहीं आता है, मतलब इन पे लगभग जो इंपॉर्टेंट युक्तियां उन्हीं पे प्रश्न आता है। तो नेगेटिव बिहेवियर क्या है, निषेधवाद क्या है, इसको समझिए, ठीक है ना। नकारात्मक व्यवहार या निषेधवाद का मतलब क्या है, इसको आपको इस रूप में समझना है कि एक प्रकार से मैं कहूं कि जैसे कोई भी नियम विरोधी व्यवहार करते हैं अपन, ठीक है ना, नियमों को तोड़ के कोई कार्य करना एक प्रकार से, ठीक है। कि मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि रेड सिग्नल को तोड़ना अपराध है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना अपराध है, ठीक है ना। तो सभी गाड़ियां रेड सिग्नल होते गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग जो हैं उस रेड सिग्नल को तोड़ के भी गाड़ी ले जाते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिविज्म निषेधवाद है, ताकि लोग उनकी तरफ देखेंगे, देख देख गाड़ी ले गई, तो ये नेगेटिविज्म है, ठीक है ना। जैसे कहीं मंदिर में लिखा हुआ फोटो खींचना मना है, फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती फोटो खींचते हैं। उद्देश्य क्या है, अपने महत्व को स्थापित करना, अपने महत्व को स्थापित करना। यहां लिखा हुआ है कि साहब यहां नो पार्किंग, ये पार्किंग एरिया नहीं है, फिर भी जबरदस्ती वहां गाड़ी खड़ी करना, ये नकारात्मक व्यवहार है। यानी किसी नियम या स्थिति के विरुद्ध अपोजिट व्यवहार करते हैं, नकारात्मक या निषेधवाद है। याद रखना कि यहां गाड़ी चलाना मना है, फिर भी आप वहां गाड़ी चलाते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बिहेवियर जो समाज के नियमों के खिलाफ हो, कानून के नियमों के खिलाफ हो, उसको अपन नेगेटिव बिहेवियरिज्म बोलेंगे, अपन इसको निषेधवाद बोलेंगे, ठीक है ना। कि क्लास में लिखा हुआ है कि शांति से बैठना है, अनुशासनहीनता नहीं करनी, लेकिन बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है, तो नेगेटिव बिहेवियरिज्म नकारात्मक है, निषेधवाद है। तो लिख लें, नियम विरोधी व्यवहार करके, नियम विरोधी व्यवहार करके अपने महत्व को स्थापित करना, नियम विरोधी व्यवहार करके अपने महत्व को स्थापित करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नकारात्मक व्यवहार बोलते हैं। नियम विरोधी व्यवहार करके अपने महत्व को स्थापित करना, नियम विरोधी व्यवहार करके अपने महत्व को स्थापित करना, ये निषेधवाद है। जैसे जैसे ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना, ठीक है ना, जैसे नो पार्किंग जोन में गाड़ी चलाना, ठीक है ना, या निषेध क्षेत्र में गाड़ी चलाना, या नो पार्किंग जोन में गाड़ी को लगाना। तो ये सब चीजें क्या है, ये नेगेटिव बिहेवियर है, मतलब कोई भी नियम विरोध को तोड़ के और अपने महत्व को स्थापित करेंगे, बट इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। 6 नंबर पे आप देखेंगे नकारात्मक व्यवहार के बाद आक्रामक व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें एक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, आक्रामक व्यवहार। आक्रामक व्यवहार, इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार, एक होता है अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार। मेरे साथ साथ लिख लिया कर चाहे आप, अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार, ठीक है ना। इसको अपन विस्थापन भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। पर्सन जितने भी एग्जाम में आए हैं वो सब विस्थापन पे आए हैं,
मतलब प्रत्यक्ष में नहीं पूछा गया। प्रश्न जितने भी पूछे गए वो सब किससे पूछे गए? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में पूछे गए। तो समझिएगा आक्रामक व्यवहार क्या है, ठीक है ना। यानी दुखद स्थिति या अप्रिय स्थिति के प्रति गुस्सा जाहिर करना, यह एग्रेसिव बिहेवियर होता है। इसके नाम से एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न यहां से आता है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? समझिएगा, प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार का मतलब क्या है? डायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने गाली निकाली, तो प्रत्यक्ष का मतलब है आप उसको 4 गाली निकाल दो। समझ रहे? आप ऑफिस में गए और बॉस ने आपको 2 बातें सुना दी, टाइम पे आते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, पैसे नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। आपने पकड़ी 2 और लगाए खींच के, फड़ाक फड़ाक। प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार। समझ रहे? ये उपयोगी नहीं होता है, ये हानिकारक होता है प्रत्यक्ष। बट प्रश्न नहीं आता है, एक नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। आक्रामक व्यवहार 2 प्रकार का। प्रत्यक्ष का मतलब जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आप उसी के साथ बुरा बर्ताव कर दो, ये तो प्रत्यक्ष है। लेकिन अमूमन जो एग्जाम्पल होता है वो विस्थापन होता है, प्रत्यक्ष होता है। बॉस ने आपको डांट दिया, तो बॉस के साथ कुछ नहीं कर रहे आप। केबिन में गए और केबिन में जाते ही जो चपरासी था उसको कहा इधर आ, टाइम पे तो आता नहीं है, ये टेबल कितनी गंदी पड़ी है तो उसे साफ नहीं की जाती, और 2 मारे झपाट खींच के। फीलिंग पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव फीलिंग आएगी। विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार है। सास बहू का झगड़ा हो गया, बहू वहां कुछ कर नहीं पाई, किचन में गई और उठा उठा बर्तनों को पटक रही है, जोर जोर से पटक रही है। आनंद आ जाएगा उसको, 2-4 गिलास टूट भी गए, ऐसा लगेगा सास की धुलाई कर दी। विस्थापन है। पापा ने ढंग से पीटा, पापा ने ढंग से धुलाई की, आज दिमाग खराब हो रहा है, पापा के साथ तो कर नहीं सकते। बाहर गया, छोटे वाला भाई खेल रहा था, पूरे दिन खेलता है, पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, 1 मिनट तो बैठता नहीं है पढ़ने के लिए, और उठा उठा के 5-10 खींच खींच लगा दिए। ऐसे फील हो रहा है कि पापा के लगा रहा हूं। विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, कि सुकून प्रदान करता है। आप जो मूल व्यक्ति उस पर गुस्सा नहीं उतार सकते, जो कमजोर है उसके ऊपर निकाल दीजिए, एक फीलिंग पॉजिटिवली आएगी कि हाँ यार कहीं तो कुछ किया है, ठीक है। तो विस्थापन में लिख लें, मूल व्यक्ति, प्रत्येक इसमें लिख लो, पहले तो प्रत्यक्ष में लिख लो, प्रत्यक्ष में लिखें, प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार में लिख लो, मूल व्यक्ति पे ही गुस्सा उतारना, मूल व्यक्ति पे ही गुस्सा उतारना, मूल व्यक्ति पे ही गुस्सा उतारना, मूल व्यक्ति पे ही गुस्सा उतारना। मूल व्यक्ति पर गुस्सा उतारना है प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार। अच्छा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज मतलब सेकंड ग्रेड कोर्स ले रखा, उनका टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल नहीं डाला हुआ, ठीक है। टाइम टेबल वो डाल देंगे, जो टेस्ट सीरीज वाला है वो सेम है। बुद्धि सृजनात्मकता का हो गया, शायद अगला टेस्ट जो होगा वो व्यक्तिगत भिन्नता वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1-2-3 टेस्ट और बचे हैं शायद। आशीष जी, डिटेल से लाइव क्लासेस में ज्यादा थोड़ा सा बेटर लगेगा आपको, रिकॉर्डेड भी बेटर है बट लाइव में ज्यादा बेटर लगेगा। प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार का मतलब हो गया मूल व्यक्ति या वस्तु पे गुस्सा उतारना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार, विस्थापन। मूल व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे अलग से नहीं, अलग से कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है, उनको टेस्ट जो है वो कोर्स में ही मिल जाएंगे। विस्थापन में लिख लें, मूल व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पे गुस्सा उतारना। मूल व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे दूसरे व्यक्ति या वस्तु पे गुस्सा उतारना, इसको अपन क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार या विस्थापन। नकारात्मकता क्यों आती है? वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि नकारात्मकता होती इसलिए है कि वो जल्दी आए, सकारात्मकता बहुत धीमे आती है, याद रखना। ये तो एक प्रकृति होती है। जीवन के 2 पक्ष होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव पक्ष हमेशा आकर्षित करेगा पॉजिटिव की अपेक्षा, याद रखना। नकारात्मक बातें जल्दी प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव कम करेगी। मैं कितना पॉजिटिव बातें करता हूं फिर भी आपको वो कम असर करती हैं, जबकि कोई एक व्यक्ति नेगेटिव कमेंट बोल देता है तो आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एक नकारात्मकता की प्रकृति होती है, वो आकर्षित करेगी, याद रखना। सुख हमें इतना प्रभावित नहीं करेगा जितना हमें दुख थोड़ा सा भी होता है तो हम अस्थिर हो जाते हैं।
आक्रामक व्यवहार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में लिख लिया। मूल व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे दूसरे व्यक्ति या वस्तु पे गुस्सा उतारना। ये पिता द्वारा पिटाई होने पे छोटे भाई या बहन की पिटाई कर देना। सास से झगड़ा होने पर बर्तनों के साथ धुलाई करना, ठीक है। खाना अच्छे से नहीं बनाना, ठीक है। घर पे मैडम से झगड़ा हो गया तो उसके बाद बच्चों की धुलाई कर डालना। ये सब चीजें क्या है? बॉस से झगड़ा होने पर नौकर की पिटाई कर देना। ये सब डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, याद रखना। ओके, 6 नंबर होगी। 7 नंबर पे आक्रामक व्यवहार के बाद प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है गौण युक्तियों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। बहुत प्रश्न आए हैं गौण युक्तियों में। वैसे कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन गौण युक्तियों में 3-4 युक्तियां इंपॉर्टेंट है। प्रेक्षण इंपॉर्टेंट है, क्षतिपूर्ति इंपॉर्टेंट है, विस्थापन इंपॉर्टेंट है, आत्मीकरण इंपॉर्टेंट है। ये 4 युक्तियां, एक दीवा सोपन इंपॉर्टेंट। ये 5 युक्तियां जो देखने लायक है, बाकी तो छोड़ दे चाहे। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या है? देखिए, प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। अपनी कमी या गलती को किसी दूसरे व्यक्ति पे डाल दो, ये प्रक्षेपण है, ये प्रोजेक्शन है, याद रखना, ठीक है ना। मेरे अंदर कमी है, मैं कुछ कार्य को नहीं कर पाया, तो आप दूसरे पे डाल दें, प्रोजेक्शन है। अभी युक्तिकरण तो मूल युक्ति थी। युक्तिकरण में तो आप तार्किक बहाना बनाओगे और इसमें किसी दूसरे व्यक्ति पे डालोगे। अपनी असफलता का दोष असहयोगी कारक पे डाल देना कि साहब मैं फेल क्यों हुआ, क्योंकि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये प्रक्षेपण है। मैं स्विमिंग क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि उस स्विमर ने मुझे सिखाया नहीं, वो मेरे साथ पक्षपात करता था। समझ रहे हैं आप? मतलब अपनी कमी या गलती को दूसरों पे डाल दो। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं और कह रहा आंगन टेढ़ा है। यार, नाचने वाले के लिए आंगन कहां इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? कहीं भी नाच सकता है। तो प्रोजेक्शन क्या है? अपनी कमी या दोष को दूसरों पे डाल दो। कमी मेरे में है लेकिन मैं डाल दूसरे पे रहा हूं, ये प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है। हाँ, आरोप कर देना, किसी पे डाल देना। वीडियो रुकना तो नहीं चाहिए, नेटवर्किंग को इश्यू हो सकता है आपके, हमारे तो यहां नेटवर्किंग सही चल रहा है। दबाव और तनाव में थोड़ा कंफ्यूजन। दबाव का ही पार्ट होता है तनाव। तनाव और दबाव अलग नहीं है, याद रखना, एक ही प्रकार है, एक प्रकार से। जब आरएस मेंस में अपन पढ़ते हैं, दोनों को एक ही रूप में पढ़ते हैं। प्रक्षेपण में लिख लें, अपनी कमी या दोष को दूसरे व्यक्ति पे डाल देना। अपने कमी या दोष को दूसरे व्यक्ति पे डाल देना। जैसे 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 अपनी असफलता का दोष शिक्षक पे डाल देना, अपनी असफलता का दोष टीचर पे डाल देना। ये प्रोजेक्शन है, ये प्रक्षेपण है। मतलब अपनी कमी अपनी है, कर मैं नहीं कर पाया मेरी कमी की वजह से, लेकिन मैं डाल देता हूं किसी दूसरे व्यक्ति पे, तो ये दूसरों पे आरोपण करना है, ये प्रोजेक्शन है, याद रखना। पॉलिटिकल साइंस की भी टेस्ट सीरीज लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। दमन और समन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दमन में बिना जानकारी के चीजों को दबा देते हैं और समन में जबरदस्ती और बलपूर्वक आता, बस इतना सा अंतर है। 7 नंबर, 8 नंबर पे दीवासोपन। दीवासोपन, इसको कल्पना तरंग भी बोल सकते हैं अपन। कल्पना तरंग, इसको अपन मन तरंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब एक ही नाम है। यदि गौण युक्तियों में मैंने कहा 5 युक्तियां जरूर पढ़ के जानी है। एक तो ये, एक प्रक्षेपण, एक क्षतिपूर्ति, एक आत्मीकरण और एक डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये 5 जरूर पढ़ के जाना, इन्हीं पे प्रश्न आता है लगभग, ठीक है। खिलाड़ी का आउट होने पे बॉल को सही नहीं बताना या बैट को जोर से पीटना, ये सब प्रक्षेपण है। दीवासोपन, कल्पना तरंग, मन तरंग, ये देखिएगा। डे ड्रीमिंग, हवाई किले बनाना, टेंशन को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब दिमाग खराब हो रहा हो तो बैठे बैठे यूं ही सोच रहे हैं कि रीट का पेपर रद्द नहीं हुआ और मैंने उसमें टॉप किया। टॉप करने के बाद अखबार वाले धीर सिंह सर इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, बताओ अपनी सफलता का राज क्या है। और आप बता रहे हो कि सर मैंने आपके आशीर्वाद से जो है बहुत मेहनत की, आपने बहुत मोटिवेट किया और मैं टॉप कर गई सर। लड्डू वड्डू बंट रहे हैं, डीजे बज रहा है, स्कूल ज्वाइन करके आ गए। मतलब 10-15 मिनट में इतनी गजब की फीलिंग ले सकते हो, मजा आ जाएगा, टेंशन दूर।
जब ऐसी चीजें सोचते हो ना तो बहुत मजा आता है, तनाव कम होता है। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये लेने तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेने चाहिए। पूरे दिन डे ड्रीमिंग ही कर रहे हो, हर समय ये दिख रहा है कि देव सिंह सर के हाथ से पेन ले रही हो, हर समय देव सिंह सर के हाथ से पेन दिखाई देता है, ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभार देव सिंह सर के पास आगे पेन ले जाओ, अच्छी बात है, टेंशन कम होगी। पूरे दिन ही पेन के चक्कर में रहते हो, पढ़ते हो नहीं, तो ये गलत प्रवृत्ति बन जाती है। बट ये टेंशन को कम करता है, ठीक है ना। ये वास्तविकता को विकृत करके आप यूं ही सोचने लग जाओ कि मैंने एग्जाम दिया, मैं एग्जाम में टॉप कर गया, सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेलते ही मेरा आईपीएल में मुझे खरीद लिया गया, और आईपीएल में मैंने पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में ही 30 बॉलों पे 90 रन बना दिए, तो मजा सा आ गया थोड़ी देर में। एक पॉजिटिव सी फीलिंग, टेंशन दूर होती है, स्ट्रेस कम होता है, ये दिवास्वप्न है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए, बट बहुत ज्यादा अति प्रयोग सही नहीं है। तो लिख लें, हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित करना। हाँ, दिवास्वप्न किशोर अवस्था में ज्यादा होता है, और ये विकलांग बच्चे इसका बहुत प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न में लिख लेना, हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित करना, विकलांग बच्चे इसका सर्वाधिक प्रयोग करता है। कौन से बच्चे प्रयोग करते हैं? विकलांग बच्चे इसका सर्वाधिक प्रयोग करता है, विकलांग बच्चे सबसे अधिक इसका प्रयोग करता है। लिख लिया, हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित करना, ठीक है। विकलांग बच्चे इसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है, तो ये लिख लेना। ये मुख्य युक्तियां हैं जो आपको देखनी है। अब तक जो मैंने पढ़ाई हैं वो सब युक्तियां सब बच्चों को देखनी है, ठीक है ना। मतलब पर्सन इन्हीं पे आता है, पर्सन इन्हीं पे आते हैं जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। शोपन चित्रा भी यही है नेताजी। अवनी नई वाली ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफी चेंज आ गया है। 2022 21-22 वाली तो कम से कम ले, समग्र मनोविज्ञान जरूर ले लें, बढ़िया किताब है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ युक्तियां होती हैं, जैसे कि सहानुभूति है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिंपैथी युक्ति, सहानुभूति युक्ति क्या होती है? सहानुभूति में अपन क्या करते हैं? सहानुभूति का मतलब होता है दुखद स्थिति का वर्णन करना, कि मान लीजिए अपने साथ दुख है, बुरी स्थिति है, मान लीजिए अपने रेट में अच्छे नंबर आ रहे थे और रद्द हो गई, तो उसके बाद जब कोई आदमी मिलता है तो उसके सामने आप यूं कहते हो, देखो मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितना सब कुछ छोड़ा, और अगला कहता है यार सही कह रहा है, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने शादी भी छोड़ दी, तू ढंग से सोया भी नहीं था, और वो तुम्हारे सर पे हाथ रख देता है, तो आपको एक अच्छा फील होगा। ये सिंपैथी है, आप उसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हो, और अगला तुम्हें कहता हाँ यार तेरे साथ गलत तो बहुत हुआ, तुमने मेहनत तो बहुत की थी भाई। तो ये भी एक तनाव को दूर करने का एक अल्पकालिक प्रयास है, सिंपैथी, दूसरों के सामने दुखड़ा रोना, ये सहानुभूति है, ठीक है ना। बट एग्जाम में नहीं आती है। आप लिख सकते हैं दूसरों के सामने दुखद स्थिति का उल्लेख करके सहानुभूति अर्जित करना, दूसरों के सामने दुखद स्थिति का उल्लेख करके सहानुभूति अर्जित करना। अंतःक्षेपण और आत्मीकरण में बताया तो था मैंने, तादात्म्यकरण और आत्मीकरण एक ही है। अंतःक्षेपण में होता है कि आप अपने आप को आदर्श व्यक्ति, जो व्यक्ति बनना चाहते थे वो ही घोषित कर दोगे, और आत्मीकरण में आप सिर्फ उसकी चीजों को फॉलो करोगे, इतना सा अंतर है। अरे दमन समन को क्लियर कर दिया, दमन में बिना जानकारी की चीजों को दबाते हैं, और समन में कोई चीज को जानबूझकर दबाते हैं, बस इतना सा है, बलपूर्वक दबाते हैं। पूर्व वीडियो देख लो आप, उसमें समझ जाओगे, उसमें बता रखा है। आप पहले के देखते नहीं हो फिर बताते हो। ओके, सहानुभूति हो गया, सिंपैथी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना। इसके अलावा जैसे बौद्धिकीकरण भी होती है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनको आप छोड़ सकते हैं। बौद्धिकीकरण, बौद्धिकीकरण क्या है? बौद्धिकीकरण, बौद्धिकीकरण में क्या आएगा? तो बौद्धिकीकरण का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना। जैसे मैंने किताब में एग्जांपल दे रखा है कि एक लड़की ने आइसक्रीम खा ली, और आइसक्रीम खाने के बाद उसने लॉजिक दिया कि मैं नहीं खाती तो ये पिघल जाती, मैं नहीं खाती तो ये पिघल जाती। ये बौद्धिकीकरण है। तुमने दूध कैसे खत्म कर दिया? क्योंकि मैं दूध खत्म नहीं करती तो बिल्ली हमेशा पीती, वो बिल्ली खा जाती, ये बौद्धिकीकरण है।
मतलब आप कोई ना कोई चीज का सामान्यीकरण कर दो, ये बौद्धिकीकरण बोलेंगे इसको, बट ये इंपोर्टेंट नहीं याद रखना, इनको आप छोड़ सकते हैं, इन पे कोई पर्सन नहीं आता है। ये तो कुछ चीजें ऐसे डाल दी जाती हैं, किताब में मैंने भी डाली है, ठीक है, बट ये मूल युक्तियों में नहीं, आपको मूल युक्तियां पढ़नी है, और गौण युक्तियों में आपको प्रक्षेपण देखनी है, आपको क्षतिपूर्ति देखनी है, आपको आइडेंटिफिकेशन देखनी है, आत्मीकरण देखनी है, आत्मीकरण देखनी है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है और दिवास्वपन देखना, बस इतना देख जाना बहुत है, ठीक है। और एक प्रश्न ऐसा बहुत बार आता है कि साहचर्य कोई युक्ति होती है क्या? साहचर्य कोई युक्ति नहीं होती है। साहचर्य के नाम से बहुत प्रश्न आए हुए हैं, क्या साहचर्य समायोजन की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि है? तो साहचर्य नाम से, एसोसिएशन के नाम से कोई युक्ति नहीं होती, याद रखना, तो ये याद रखना। मैनेजमेंट कब शुरू करेंगे? मैनेजमेंट कल देखता हूं, ओके, ठीक है, इसको देख लेना। अब अपन बात करेंगे, युक्तियां यहां कंप्लीट होती हैं। अब थोड़ा सा मैं कूट समायोजन के ऊपर चर्चा करूंगा, ये भी अप्लाइड बेस्ड बिंदु है। कूट समायोजन क्या होता है? तो कूट समायोजन के ऊपर मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई थी। कूट समायोजन क्या है? जब व्यक्ति वातावरण के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता तो किसका शिकार हो जाता है? कूट समायोजन का। किसका शिकार होता है? कूट समायोजन का। और जो कूट समायोजन मेला एडजस्टमेंट है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कूट समायोजन? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है कूट समायोजन? एक होता है साधारण कूट समायोजन, इनमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, बस एक समझा रहा हूं मैं आपको। साधारण कूट समायोजन। एक होता है गंभीर कूट समायोजन, और एक होता है अत्यधिक गंभीर कूट समायोजन। अत्यधिक गंभीर कूट समायोजन, ये 3 प्रकार का मेला एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। यहां पे जो प्रश्न आएगा वो बता दूंगा कहां से आएगा। प्रश्न यहां से लगभग ये आएगा, कुसमायोजित बालक के साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा। एक अप्लाइड प्रश्न आएगा, या कुसमायोजित बालक की विशेषता है, या समायोजित बालक की विशेषता क्या है। ये सब अप्लाइड बिंदु होते हैं, इनको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखना, ये बहुत इजी बिंदु होते हैं। तो कुसमायोजन जो है वो व्यक्ति और वातावरण के मध्य असंतुलन का उल्लेख करता है, और ये 3 प्रकार का होता है। एक तो साधारण कुसमायोजन, एक गंभीर कुसमायोजन और अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन। साधारण का मतलब है जैसे नॉर्मल टेंशन है, नॉर्मल गलतियां आप कर रहे हो, जैसे चोरी कर रहे हो आप, तो ये साधारण कुसमायोजन है। झूठ बोल रहे हो तो ये साधारण कुसमायोजन है। तो चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब कौन सा कुसमायोजन हो गया? ये साधारण कुसमायोजन हो गया, नॉर्मल माना जाता है। गंभीर कुसमायोजन का मतलब है जब आप मेंटली कोई डिप्रेशन, मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। कौन सा द्वंद्व? मानसिक द्वंद्व में जब फंस जाते हैं वो गंभीर कुसमायोजन है। जैसे न्यूरोसिस है, ठीक है, दिमागी पागलपन, मानसिक द्वंद्व का जब समाधान नहीं कर पाएंगे, तो जैसे न्यूरोसिस। न्यूरोसिस ये कौन सा कुसमायोजन है? ये गंभीर कुसमायोजन है। दिमागी आरोग्यता, दिमागी पागलपन, ठीक है ना। तो मानसिक द्वंद्व संबंधी जो कुसमायोजन होता है वो गंभीर कुसमायोजन होता है। इसमें क्या आता है? न्यूरोसिस आता है। इसमें कौन आएगा? न्यूरोसिस आएगा। हाँ, हिस्टीरिया आ जाएगा इसमें। हिस्टीरिया एक प्रकार से व्यक्तित्व विकार है, ठीक है ना। विस्मृतियां इसमें आ जाएंगी, आप विच्छेदी विकार इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप मिर्गी के दौरे वाली जो स्थितियां हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। पहचान संबंधी नहीं कर पाएंगे, ये हिस्टीरिया है, न्यूरोसिस हिस्टीरिया। और जो अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन होता है ये पागलपन, भावनात्मक पागलपन होता है। ये दिमागी पागलपन, ये भावनात्मक पागलपन। भावना मतलब धोखा दे दिया किसी ने, बहुत चाहा था आपने उसको, बहुत बेहिनता प्यार किया था आपने उससे, बहुत विश्वास किया था आपने उस पर, लेकिन दगा दे गई, वो देगी तो देगी, या वो दे गया। ये भावनात्मक पागलपन है, ये साइकोसिस है। ये बड़ा खतरनाक होता है। यह आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है, संभल नहीं पाता है। इमोशनली जो पागलपन है। अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन, दिमाग, भावनात्मक पागलपन, धोखेबाज, जो वेलेंटाइन डे के नाम पे जो धोखे हुए हैं लोगों के साथ, वो जो है वो स्पेशली याद रखना। हाँ, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के बाद किसी और के साथ भाग जाना, एकदम सही बात कर रहे हैं। ये जो पागलपन होता है ना वो संभल नहीं पाता फिर। इंपेथी और सिंपेथी का अंतर मैंने मुकेश जी बाल विकास वाले वीडियो में बता रखे हैं, लाइव में आप देखिए, सब बता रखा है। इंपेथी दुखद, दूसरे जैसा दुखद महसूस करना। सिंपेथी होती है कि उसको नॉर्मली सांत्वना देना। ये बताया मैंने, एग्जांपल देके बताया सोशल डेवलपमेंट। फील नहीं किया ममता जाट कर रही है,
बढ़िया सुख पाओगे, फील नहीं किया तो जना ये फेस कड़ी की तैयारी कर रही हो, फील कर ली थी जना। अब तक तो कदे हग डे मनाती, कदे प्रोमिस डे मनाती, कदे रोज डे मनाती, और लास्ट में वैलेंटाइन डे मनाती जना। कितना दिन खराब हो जाता बता। तो ममता तो जीत में है, मान ले बहुत जीत में है। 5-7 दिन तो बचा लिया तेरा, जगह कर रखे है मन बुझ ले बेचारा। डेली डे मनावे, चॉकलेट और लाग के लोग आगे। मको सर ये डे याद कोनी। दूल सिंह जी थारे याद क्या ले आऊंगा, आपने क्या ले याद आऊंगा थे आपा तो यही। हाँ एक बन पूछो देखा क्या डे। ओके ठीक है, आगे देखिए। ये कुसमावजे के प्रकार हो गए। अब अपन थोड़ा सा कुसमाजित बच्चों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। कुसमाजित बच्चों की विशेषताएं, ठीक है ना। समाजित व्यक्तियों की विशेषताएं और कुसमाजित व्यक्तियों की विशेषताएं। तो कुसमाजित व्यक्तियों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये नॉर्मल सा बिंदु है कि मेला एडजस्टमेंट व्यक्ति कैसे होता है। तो मेला एडजस्टमेंट जो व्यक्ति है समाजित नहीं है, कुसमाजित है, याद रखना ना। ये कुसमाजित व्यक्ति है, कुसमाजित, ठीक है ना, कुसमाजित व्यक्ति, कुसमाजित व्यक्ति। देखो कुसमाजित व्यक्तियों की जो विशेषता है, इसके जस्ट अपोजिट समाजित व्यक्ति की विशेषता हो जाएगी। अब ये अप्लाइड पेश होते हैं, इनको रटना नहीं है। अब मैं बता जरूर रहा हूं बट आप रटना मत। जो कुसमाजित है इसका मतलब जिसमें नेगेटिव विशेषताएं हैं, और समाजित है इसका मतलब पॉजिटिव। तो इनको रटना नहीं है। प्रश्न पूछता है समाजित व्यक्ति विशेषता क्या है। तो समाजित का मतलब क्या है, जो आत्मसम्मानी है, जो आत्मविश्वासी है, जो संवेगात्मक रूप से स्थिर है, जो वास्तविक जगत में निवास करता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकता है, जिसको अपने गुण और कमियों की समझ है, जो सामाजिक है, जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव विशेषता है। और कुसमाजित का मतलब क्या, उसमें नेगेटिव नेगेटिव विशेषता है। तो इनको रटना नहीं, याद रखना, ठीक है ना। निराशावादी, अब नेगेटिव हो गया। ऐसे लोग निराश जल्दी हो जाते हैं, सर मेरा तो होगा ही नहीं, क्या होगा सर, मैं तो इस बार भी पता नहीं फेल हो जाऊंगी। हीनता का भाव, गुरुजी इतने लोग तैयारी करते हैं, पेपर आउट होते हैं, मेरा तो नहीं होगा। अपने आप को दूसरों से कमजोर समझना। असुरक्षा का भाव, वही चीज असुरक्षा का भाव है। अपने आप को अन्य इसकी समझना कि सर मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो असुरक्षा है, मेरे लिए तो लास्ट चांस है सर, मेरे लिए तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स है, ये कुसमाजिन की विशेषताएं हैं। चिंतित, टेंशन लिया रहे, बैठे रहे, किताब आगे बैठे रहे पूरे दिन, टेंशन लिया, क्यों सी पढ़ात को नहीं, टेंशन टेंशन लिया अंडे, कुसमाजिन की विशेषता है। एकांतवासी, चुपचाप अकेलो रहे। मैं बार बार कहता हूं इंटरेक्शन किया करो, दोस्त बनाया करो, अच्छे दोस्त बनाओ। ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिससे आप बात कर सको, सुख दुख शेयर कर सको, जिसके कंधे पे सर रख के क्या कर सको, अरे कंधे पे सर रख के क्या कर सको, हंस सको। रोने के लिए तो बहुत है, हंस सको, याद रखना। ऐसे कंधे रखो, पॉजिटिव लोग जिंदगी में जोड़ो। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनसे आप अपनी बात कह सकें, याद रखना। वो लोग बहुत जरूरी है। यदि आप चुपचाप घुटते रहोगे ना, अपनी बातों को दबाइए मत, अपने फीलिंग्स को दबाइए मत, खुल के कहिए। फीलिंग्स को कभी नहीं दबाना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। ये को डिप्रेशन को क्रिएट करता है। जितना ज्यादा इंटरेक्टिव बनेंगे, अपनी बातों को शेयर करना सीखिए। चाहे अगला कुछ भी समझे, बात तो शेयर करिए। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, याद रखना। घुटन की जिंदगी मत जीजिए। एकांत जीवन बहुत गंदा है। चाहे कहीं भी है, कैसा भी दोस्त बनाओ, दिन में 10 मिनट डांस कर लिया, खुल के कर लिया, उस समय कैसा भी नहीं आता है, 10 मिनट हंस लिए। मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए लाइफ में। ये बहुत आपको डिप्रेशन से दूर करते हैं। जितना घुटोगे ना आप, नहीं मैं ये क्यों करूं, मैं कह रहा हूं मस्ती की जिंदगी भी जियो थोड़ी सी। अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना। सॉन्ग सुनना नहीं, सॉन्ग सुनोगे तो डिप्रेशन आ सकता है। सॉन्ग के साथ आप गाइए उसको, गुनगुनाइए उसको। सॉन्ग सुन रहे तो गाइए, गुनगुनाइए, चाहे कैसा भी आता हो आपको। डांस करिए, कैसा भी आता हो आपको। ये बहुत जरूरी है, ये चीजें डिप्रेशन को निकालने का एक तरीका है। मित्र ना बनाने वाले, दोस्त नहीं बनाते हैं। मैं क्यों बनाऊं, मुझे डिस्टर्ब कर देगा। अरे क्या डिस्टर्ब कर देगा, जिंदगी थोड़ी, जिंदगी बहुत अलग है। चुपचाप घुरता रहता है। दोस्त बनाने चाहिए, याद रखना। ये गलत है। गाली गलौज करने वाले, हर मुंह में हर कुछ बोलते रहते हैं।
सुंदर सुंदर शब्द निकलते रहते हैं। आक्रामक व्यवहार करने वाले, तोड़फोड़ कर देगा, आज मोबाइल तोड़ दी, कोई सिर तोड़ दियो, दीवार तोड़ दी, कभी कुछ तोड़ दियो। क्या मतलब है? दोस्त कैसे बनाए? दोस्त बनाइए अपनी रुचि अकॉर्डिंग, जो अपना बेस्ट है वो बनाइए। विपरीत लिंगी जरूर थोड़ी है, समलिंगी बना लीजिए अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं उस फील्ड का है, विचार मिलते हो, ऐसे दोस्त बनाइए। बहुत सारे भी नहीं होने चाहिए, बट कुछ लोग बहुत अच्छे होने चाहिए। हकलाने व तुतलाने वाले, हकलाने वाले, तुतलाने वाले, ये भी कुछ समाज की पहचान है। अंगूठा चूसने वाले, अंगूठा चूस लो, चाहे पेन चूस लो, क्यों? उनको चूस वो करे ना जगह उल्टी सीधी चीज। अब मैं क्लास समझा रहा हूँ, था कई चीज अब चूस रहे हैं कई, मेरे बेटा पेन लेके आए, कई पग लाबो करे, टांग लाबो करे, बगल वालों परेशान रहे, यार ये फैक्ट्री में रोक ले तेरे प्रेशर कुकर ने, क्या है ये? कुछ मार्जिन की पहचान है। तो ये मेंटल डिफिसिट आ जाते हैं। पैर हिल रहा है, कान हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, फालतू को मैंने पूरा दिन बाका हिलबो ही करे, ये कुछ मार्जिन है, मेल एडजस्टमेंट है। नाखूनों को दांत से कुतरना, लाग्या नहीं मान नेल कटर की जरूरत ही को नहीं, तो खर्चो बचाऊं मैं पूरे दिन का दिन ना लगे नहीं, तो पग हाथ को पग का और चूस जाए। तो ये कुछ मार्जिन है। पैर की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां पूरे दिन आलबो करे। बाकी विद्यालय से भाग जाना, कॉलेज से भाग जाना, अकेले भागो चाहे साथ लेके भागो, कुछ मार्जिन है। भयग्रस्त रहना, डर रहो टाइम, गुरु जी क्यों सी बिजली चमकब तो लगा अपना घर पे ही पड़ेगी, आलियो पड़ेगी पड़ेगी, मरांगा यार। जिंदगी में हर चीज का टेंशन, देखना पानी खत्म हो जाएगा 3 सालों में, देखना आप बीमारियां खूब आएंगी, देखना आप हर पे विषय पेपर आउट होने लग जाएंगे, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। लोग अनजान भय जो है ही नहीं, उनसे डरते रहते हैं। हम लोग भविष्य को लेकर डरते रहते हैं, वर्तमान को जीते ही नहीं। प्रेजेंट को हमें जीना चाहिए, प्रेजेंट को हम जी नहीं पाते हैं, जबकि भविष्य होता ही नहीं है। भविष्य होता ही नहीं है, हमेशा याद रखो। भविष्य केवल एक कामना है, ऐसा होगा, कल कभी नहीं होता है। जो है वो नाउ है, वर्तमान है, हमेशा याद रखना। समय का विभाजन जो अतीत वर्तमान भविष्य में किया गया एकदम गलत है। भविष्य नहीं होता है कभी, याद रखना, भविष्य कभी नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट है। ये कल भी ये प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट ही है सब कुछ। भविष्य केवल कामना है, कल मैं करूंगा, मेरी लाइफ में ऐसा होगा, कामना है, वो टाइम नहीं है। प्रेजेंट टाइम हमेशा वक्त, हमेशा वर्तमान है, प्रेजेंट है, याद रख। तो हम प्रेजेंट को जीते नहीं, हम तो भविष्य की जिंदगी जी रहे हैं। रात को 12 बजे मैं उनके सपनों में जाऊंगा, अरे क्यों जाओगे 12 बजे? अभी उनसे मिलने चले जाओ ना। प्रेजेंट जियो जिंदगी को, ऐसा होगा वैसा होगा। मत चले जाना किसी से मिलने के लिए रात में, जूता पड़ के खा जाओगा सर्दी का महीने, आएंगे सर्दी का महीने, कूट करेंगे ना लोग। नहीं, काम काट लियो, सपना में काम काट लिया आपने। चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है ना, ये भी कुछ समाजों की पहचान है। मानसिक विचारों से ग्रस्त, पढ़ क्यों रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं क्यों? पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे भविष्य में ऐसा हो जाएगा। वर्तमान है आपका सब कुछ, वर्तमान कैसे कर रहे हैं? भविष्य होता ही नहीं है, हमेशा याद रखो। यदि आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र में चीज क्या है, भविष्य कभी नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता कभी, सिर्फ प्रेजेंट ही चलता है, प्रेजेंट ही सब कुछ है। भविष्य के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना, आप वर्तमान के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखना। और भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, भविष्य होता ही नहीं है, मैंने कहा फ्यूचर कभी नहीं होता है। आप जो कल की बात करते हैं वो कल वर्तमान ही है, याद रखना, वहां चले जाएंगे आप। भविष्य होता ही नहीं है, कभी नहीं होता भविष्य। मानसिक विचारों से ग्रस्त, धैर्य, सहनशीलता का नहीं होना, ये सब क्या है? ये सब कुछ मार्जिन व्यक्ति। अब इसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव सकारात्मक, आपसे पूछे सामाजिक व्यक्ति विशेषता क्या है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो भयग्रस्त नहीं रहता, जो आत्मविश्वासी रहता है, जो स्वस्थ रहता है, जो अंतर व्यक्ति संबंध बनाता है, जो स्वस्थ, जो झूठ नहीं बोलता, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, जो पेशेंस से युक्त होता है, ठीक है ना, जो दोस्त बनाता है, जो समूह के बीच में रहता है, ये सब पॉजिटिव सामाजिक व्यक्ति विशेषताएं हो जाएंगी। अपोजिट मतलब एक अप्लाइड बेस बिंदु है, इनको रटना नहीं है कहीं भी। ठीक है, समायोजन के कुछ समायोजन के कारण। अब प्रश्न आ रहा है, समायोजन नहीं है, कुछ समायोजन के कारण, मेला एडजस्टमेंट के कारण क्या है, आप कुछ समायोजित क्यों होते हैं? तो ये भी एक अप्लाइड बिंदु है।
कुसमाजित के कारण क्या है, मानसिक रोगों के कारण क्या है, सबके एक जैसे कारण है। व्यक्तिगत कारण शारीरिक दोष या रोग, फिजिकल डिफिशियंसी आपको कुसमाजित बनाती है। आप विकलांग हैं तो आपको आप में कहीं ना कहीं वो मेल एडजस्टमेंट पैदा करेगा। ग्रंथि विकार हो सकता है, वंशानुक्रम में आपको वो चीज आ गई। निम्न बुद्धि लब्धि आपको कुसमाजित बना सकती है, और वंशानुक्रम संबंधी कोई भी दोष है वो आपको कुसमाजित बना सकता है। तो व्यक्तिगत कारण में 4 कारण आते हैं, शारीरिक रोग या दोष, ग्रंथि विकार, अंतःस्त्रावी ग्रंथि की वजह से कुछ हो सकता है, निम्न बुद्धि लब्धि हो सकता है, और वंशानुक्रम संबंधी कोई रीजन हो सकता है जो आपको कुसमाजित बना सकता है। तो हल्के से इन बिंदुओं को अपने माइंड में रखना है। पारिवारिक कारण कौन से हो सकते हैं, अब ये रटने की आवश्यकता नहीं, पारिवारिक कारण कौन से होंगे, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए। पारिवारिक कारण कौन से होंगे, माता पिता की मृत्यु हो जाए, सोतेले माता पिता हो, माता पिता द्वारा आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो, परिवार की निर्धनता हो, उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो मम्मी पापा का, उनमें डेली लड़ाई झगड़े चलते हो, बॉक्सिंग चलती हो, तो वहां बच्चा क्या बनेगा, कुसमाजित बनेगा। तो नेगेटिव पारिवारिक कारण जो भी होगा वो बच्चे को कुसमाजित बनाएगा। अब इन बिंदुओं को रटना नहीं है आपको, पारिवारिक निर्धनता, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, माता पिता का व्यवहार गलत होना, पक्षपात उपेक्षापूर्ण व्यवहार होना, ठीक है, माता पिता की मृत्यु हो जाना या सोतेले माता पिता होना, उनमें झगड़े होना, ये सब नेगेटिव, ये सब नेगेटिवली याद रखना, ये सब नेगेटिव बिंदु है। माता पिता में अनबन, ये सब नेगेटिव रीजन्स है। सामाजिक कारण कौन से हो सकते हैं, समाज की संरचना अच्छी नहीं है, जहां जातिवाद है, वर्ग भेदभाव है, सांप्रदायिकता है, ऊंच नीच का भेदभाव है, दूषित साहित्य है, गलत मीडिया, टीवी मीडिया में आजकल जो हिंसात्मक रूप दिखाई जा रहा है, ये सब बच्चे को कुसमाजित बनाता है। तो मतलब नाम से ही समझ जाओगे आप। विद्यालय संबंधी कारण कौन से हो सकते हैं, तो टीचर का अच्छा व्यवहार नहीं है, पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, शिक्षण विधियां अच्छी नहीं है, कठोर अनुशासन है, वो बच्चे को कुसमाजित बना देगा। तो नेगेटिव रीजंस, मतलब इन बिंदु को रटना नहीं है आपको कि कुसमाजित के कारण कौन सा है, तुरंत देखते समझ जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव, पाठ्यक्रम क्रियाएं, भौतिक वातावरण में बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये भी आ सकता है। तो ये नॉर्मल रीजंस है, इनको याद रखिएगा, ये कोई विशेष नहीं है, सब इजी सा बिंदु है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, और इसको भी आपको रटना नहीं है, जो मैं इसमें बिंदु बताऊंगा वो समझ लेना कि समायोजन में टीचर की भूमिका एक अप्लाइड बिंदु होता है। एक बच्चा चोरी करता है, बतौर टीचर आप क्या करोगे। एक बच्चा विद्यालय में देरी से आता है, बतौर टीचर आप क्या करोगे। एक बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता है, आप टीचर के रूप में क्या करोगे, ठीक है ना। एक बच्चा विद्यालय से भाग जाता है, आप क्या करोगे। ऐसा अप्लाइड प्रश्न आएगा एग्जाम में, और ऐसे प्रश्नों का एक सिंपल सा आंसर बता देता हूं मैं आपको, इन बिंदुओं को मत देखना चाहिए आप। जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि एक बच्चा चोरी करता है, झूठ बोलता है, मैं क्या करूंगा, आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना। साइकोलॉजी में मैं उसकी धुलाई कर दूंगा, उसके मम्मी पापा को बुलाऊंगा, उसको विद्यालय से घर भेज दूंगा, उसका नाम काट दूंगा, ऐसा आंसर साइकोलॉजी में कभी सही नहीं होता। हमेशा याद रखना, जब भी बच्चा कोई भी गलत व्यवहार करता है, आपका साइकोलॉजिकली सबसे बेस्ट व्यवहार क्या होगा। सबसे पहला आंसर, मैं कारणों का पता लगाकर समाधान करूंगा, निदानात्मक उपचारात्मक विधि का प्रयोग करूंगा, रेमिडियल क्लिनिकल टीचिंग मेथड का प्रयोग करूंगा। यह सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, निदानात्मक उपचारात्मक विधि का प्रयोग। समझ में आ गया, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या करना है कि जब भी अप्लाइड प्रश्न आता है तो आपको यही आंसर करना है, सबसे बेस्ट रेमिडियल क्लिनिकल टीचिंग मेथड का प्रयोग। ये सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए। सकारात्मक अभिव्यक्ति, बच्चे में नेगेटिव एटीट्यूड होता है कुसमाजित बच्चे में, लेकिन आपको उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना है। प्रेम, सहयोग और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, डराइए मत उसको, दंडित मत कीजिए, अच्छा बिहेवियर कीजिए। व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत करो कि चोर, झूठा, गंदा, ऐसे मत बोलो, उसे प्यार से बोलिए, उसे बहुत बुरा लगता है, वो पहले से मेरा एडजस्टमेंट है। अच्छा उदाहरण दें उसके सामने, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दें, वो बच्चा मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा। सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें, जिनसे बच्चा आकर्षित हो समायोजन की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित हो। निर्देशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस करें, परामर्श दें उसको, उसकी समस्याओं को जानें, उनको दूर करें, इंटरव्यू लें उस बच्चे का। तो ये पॉजिटिव तरीके हैं, मतलब सबके सब इनको रटना नहीं है आपको। विद्यालय का उत्तम वातावरण उत्पन्न करना, मतलब मेन जो चीज आपको ये समझनी है कि जब भी नेगेटिव या कुसमाजित बच्चे की बात आती है तो मेरा बिहेवियर क्या होगा। मेरा बिहेवियर होगा कि मैं कारणों का पता लगाकर समाधान करूंगा। ये सबसे बेस्ट आंसर है। इसी के साथ ये टॉपिक आपका पूरा होता है, ये देख लीजिएगा। हाँ, कारण जानेंगे उसे समझाएंगे, इससे बेस्ट आंसर कोई नहीं होता है।
इंदु मीना जी ऑफलाइन में अलग पढ़ाओगे क्या? लाइव में पढ़ा रहा हूं वही ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा और क्या है। थोड़ा सा कुछ चीजें हो सकती हैं एक्स्ट्रा हो जाए। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा वैसे लाइव में तो मैं लगभग चीजें बोल देता हूँ। एक्स्ट्रा मतलब वहां बच्चे के चेहरे देख के क्या बातें बोली जाए, वो क्लास रूम का एनवायरमेंट होता है तो वो अलग होता है थोड़ा सा। ओके, तो ये टॉपिक समायोजन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को। थैंक यू। हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, पॉलिटिकल की भी ला रहे हैं। 5 मिनट। ओके, फोन पे बात करनी है तो फोन पे मेरे नंबर होंगे आप लोगों के पास, मैंने एक दिन लिखाए भी थे। जो 98 वाले मेरे नंबर है ना, उस नंबर पे आपको विशेष प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से बात करना, जब जरूरी हो आपको लगे कि, क्योंकि टाइम नहीं रहता है मेरे पास, ठीक है ना। फिर भी आपको लगता है कि आपने कोर्स ले रखा है तो जो भी मेरे नंबर हैं 98 वाले, 98 28 66 11 48 वाले, उस नंबर पे आप कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, जरूरी लगे आपको तो, अनावश्यक नहीं। 98 28 66 11 48। ओके, थैंक यू। हाँ, 5वीं यूनिट रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ मुकेश जी। मैं स्कूल लेक्चरर वाले में 5वीं और 6वीं यूनिट दोनों रिकॉर्डेड ही डाली जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं संप्रेषण तो एक पार्ट डाला था मैंने, टाइम नहीं मिल पाया। आज या कल में मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं भी कई बार बोल दिया मैंने।